सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मींस असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना है सिंपली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कि अगर आप आज कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो उसके रिटर्न क्या होंगे, सही है, वो आपको कितना पैसा कमा के देगा वापस। और दिस इज यूजुअली अंडरटेकन बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोजेक्ट आता है आपके पास, वो उस प्रोजेक्ट पे आप पैसे लगाते हो, सही है, तो वो प्रोजेक्ट आपको कितने रिटर्न करके देता है, कितने साल में करके देता है, सही है, ये सारी चीजें जो है वो जानने के लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी। तो जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इस्तेमाल कर रहे होते हो, सही है, तो आपको सबसे पहले जानना होता है इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। ऑफ द एक्सपेंडिचर सच एज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। फिर एस्टिमेटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी और द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो ये कि कितने साल आप वो एसेट चलाओगे। फिर रेजिडुअल वैल्यू, कितने सालों बाद वो एसेट आप जब बेचोगे तो उसकी क्या कीमत होगी। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। द एसेट विल बी सोल्ड लीडिंग टू अ फर्दर कैश इनफ्लो। कि यूजफुल लाइफ के बाद कितने का एसेट बिक जाएगा ताकि आपको फिर भी एक कैश इनफ्लो आ जाए। एंड देन योर फोरकास्टेड नेट कैश फ्लोज, कि पूरे साल में जो है वो नेट कैश फ्लोज कितने होंगे। नेट कैश फ्लोज क्या होते हैं, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। दीज आर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट लेस इट्स एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है, मतलब जो कमा रहे हो आप उस इन्वेस्टमेंट से, और माइनस करते हो आप जो उस इन्वेस्टमेंट में खर्चा हो रहा है। तो इसको सिंपली हम क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के लिए। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो देर आर मेनली थ्री क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। पे बैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब पे बैक मेथड क्या होता है, इट सिग्निफाइज द टाइम दैट विल बी टेकन टू रिकवर द इन्वेस्टेड अमाउंट इन अ प्रोजेक्ट। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को कितने अरसे बाद आप रिकवर कर रहे हो, कितने टाइम बाद आप रिकवर कर रहे हो, दैट इज योर पे बैक मेथड। इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं ताकि हमें पे बैक मेथड समझ में आ जाए। पे बैक मेथड बनाने के लिए आपको एनुअल नेट कैश फ्लो सवाल में गिवन होंगे, ईयर गिवन होगा, एनुअल नेट कैश फ्लोज गिवन होंगे। आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाना होता है। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या होता है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज सिंपली कि आपका रनिंग बैलेंस कितना रहता है थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट। कि आप जो है वो कितने साल में जब इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, एक मिनट जरा, मतलब इन्वेस्टमेंट जब आते जा रही है आपके पास तो आपके पास जो है वो आपका रनिंग बैलेंस। चलिए, तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को, व्हाइट बोर्ड सामने आ रहा है आपके। चलिए, तो अब सबसे पहले जो है वो आपको सवाल में ईयर गिवन होता है, सही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का ईयर आपको दिया हुआ होता है। जो इन्वेस्टमेंट का ईयर होता है वो ईयर जीरो होता है। फिर पहला साल इन्वेस्टमेंट का, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। फिर आ जाते हैं कैश फ्लोज। अब कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश फ्लोज आर बेसिकली योर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो है वो आपका कैश फ्लो होता है, सही है। लेट्स सपोज पहले साल आपने जो है वो 5 लाख इन्वेस्ट करे, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। पहले साल आपको जो रिटर्न मिला वो मिला 1,20,000 का। अच्छा, कैलकुलेटर जरा रखने अपने साथ, अभी मैं आप लोग से कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है। दूसरे साल आपको जो रिटर्न मिला वो मिला 1 लाख का। तीसरे साल रिटर्न मिला आपको तकरीबन 90,000 का। चौथे साल आपको रिटर्न मिला 80,000। और पांचवे साल जो है वो मिला आपको 70,000, सही है। और इस 70,000 में जो है वो आपकी रेजिडुअल वैल्यू भी शामिल थी कि एसेट को आपने बेच भी दिया। तो अब ये आपके कैश फ्लोज हैं। अब सबसे पहला जो मेथड है वो है पे बैक मेथड। और पे बैक मेथड हमें ये बताता है कि ये जो 5 लाख हमने इन्वेस्ट करें ये हमें कितने सालों में रिकवर होके मिल जाएंगे।
ये जो 5 लाख हमने इन्वेस्ट किए, सो द अमाउंट ऑफ टाइम एन इन्वेस्टमेंट विल टेक टू रिटर्न द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो पे बैक मेथड हमें ये बताता है कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हमें कब वापस मिलेगा। तो अब सबसे पहला जो स्टेप है पे बैक मेथड कैलकुलेट करने का, वो है कि आप सबसे पहले बनाते हो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। इसको मैं बोलता हूँ CCF, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बेसिकली आपके बैलेंस होता है कि रनिंग बैलेंस आपको कितना चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर देखो पहले साल में जो ईयर जीरो है, ईयर जीरो में मैंने 5 लाख लगाए और कमाया कुछ भी नहीं, तो मेरे पास बैलेंस कितने बचेगा? नेगेटिव 5 लाख का बचेगा अपनी जेब में। फिर पहले साल मुझे 1,20,000 रिकवर हो गया, तो पीछे मेरे पास कितना बचेगा? तकरीबन 3,80,000। तो ये मेरा अभी भी नेगेटिव में है, 3,80,000 अभी भी मेरा नेगेटिव में है। फिर मुझे 1 लाख रिकवर हो गया दूसरे साल में, मैंने 1 लाख रिकवर करा, तो 2,80,000 अभी भी क्या है? नेगेटिव में। अब फिर तीसरे साल में 90,000 मैंने रिकवर करा, 90,000 रिकवर करा तो तकरीबन मेरे पास कितना बच गया? इसको चलो इसको हम लोग जो है वो 190 कर लेते हैं। तीसरे साल में मैंने 190 कमाया, तो 190 माइनस 280 करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 280 में से हमने 190 कमाया, तो एंड में हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 90,000। सही है, अभी भी हम लोग नेगेटिव में हैं। फिर 80,000 हमने अर्न करा, सही है, तो अभी भी हमारे पास 10,000 नेगेटिव बच गया। और एट द एंड हमने फिफ्थ ईयर में आके 70,000 रिकवर कर लिया, तो मतलब अब हम लोग जो है वो 60,000 पॉजिटिव में चले गए। नेगेटिव 10,000 में से 70 पॉजिटिव, पॉजिटिव 70,000 माइनस करा, तो आपके पास पॉजिटिव 60,000 बच गया। अब जिस साल आपका पॉजिटिव बैलेंस आ गया ना, आपको उस साल रुक जाना है। सही है। और सबसे पहले अब हम लोग काउंट करेंगे ईयर्स। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो पेबैक पीरियड जो है वो आपका है तकरीबन 4 साल का, लेकिन कुछ मंथ्स भी लगे होंगे, फिफ्थ ईयर के कुछ मंथ्स भी लगे होंगे। अब मंथ्स की कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है। अब मंथ्स की कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला है? मंथ्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, उसका फॉर्मूला ये है, अमाउंट रिक्वायर्ड अपॉन अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स होते हैं। तो मंथ्स निकालने के लिए हम लोग जो है वो ये वाला फॉर्मूला निकाल। अच्छा, अमाउंट रिक्वायर्ड क्या होता है? अमाउंट रिक्वायर्ड मतलब जिस साल पॉजिटिव हुआ है ना, उस साल से पहले वाला जो साल था, उसमें आपको अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था? अमाउंट रिक्वायर्ड है 10,000, डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव कितना हो गया? उस साल के अगले साल का जो कैश फ्लो है वो होता है अमाउंट रिसीव, दैट इज 70,000। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आंसर क्या आ गया आपका? 0.7। तो आपका 4 years and 1.7 मंथ्स जो है वो आंसर आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं पे बैक पीरियड। अब मैं किसी भी दो इन्वेस्टमेंट ले लेता हूँ, ईयर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी।
दोनों में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3-3 लाख की करेंगे हम लोग। 3 लाख इसमें, 3 लाख इसमें। सही है। ईयर 1 में प्रोजेक्ट ए ने हमें कमा के दिए 1,20,000 और प्रोजेक्ट बी ने हमें कमा के दिया 100,000। ईयर 2 ईयर 2 में जो है वो प्रोजेक्ट ए ने हमें कमा के दिए 100,000 और प्रोजेक्ट बी ने कमा के दिए 80,000। ईयर 3 में जो है वो प्रोजेक्ट ए ने कमा के दिए 80,000 और प्रोजेक्ट बी ने कमा के दिए 60,000। ईयर 4 में प्रोजेक्ट ए ने कमा के दिए 60,000 और प्रोजेक्ट बी ने कमा के दिए 120,000। और फिफ्थ वाले में आपका प्रोजेक्ट ए जो है वो उसने आपको कमा के दिए 50,000 और प्रोजेक्ट बी ने आपको कमा के दिए 100,000। सही है। तो यहाँ पे ये आपके दो प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपको रिक्वायर्ड ये है कि आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों के पे बैक पीरियड कितने हैं। सही है। तो प्रोजेक्ट ए का मैं निकालूंगा और प्रोजेक्ट बी का आप लोग निकालें। तो प्रोजेक्ट ए का मैं पे बैक पीरियड निकालूंगा, तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड निकालने के लिए देखिए, अब समझे ये एग्जाम में सवाल आ गया। समझ लीजिए एग्जाम में सवाल। तो अब समझे ये सवाल आ गया एग्जाम में इसी तरीके का, और आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट ए का जो है वो पे बैक पीरियड निकालूंगा। पे बैक पीरियड निकालने के लिए, प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ईयर दिया हुआ है। सही है। ईयर के साथ साथ मैं कैश फ्लो लिखूंगा और कैश फ्लो के साथ साथ मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ठीक है। ईयर 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 और 5। कैश फ्लो है 3 लाख। 1,20,000 जो है वो आपने पहले साल कमाया। 1 लाख जो है वो आपने दूसरे साल कमाया। अच्छा सॉरी, नेगेटिव। 1,20,000, 1 लाख, फिर 80,000, फिर 60,000 एंड देन 50,000। अब सीसीएफ निकालना है, तो सीसीएफ निकालने के लिए पहले ईयर 0 में मेरे अर्निंग कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा लगा है। तो मेरा जो सीसीएफ है वो 3 लाख नेगेटिव में था। फिर उसके बाद पहले साल में मैंने 1,20,000 रुपये कमाए। 1,20,000 रुपये मैंने अर्न करे। तो मेरे पास पीछे कितना बैलेंस बच गया, तकरीबन 2,80,000 नेगेटिव। फिर दूसरे साल में मैंने 1 लाख कमाया, तो 1,80,000 अभी भी नेगेटिव बच गया। फिर तीसरे साल में मैंने 1 लाख, दूसरे साल में 1 लाख कमाया, तीसरे साल में 80,000 कमाए, तो अभी भी 1 लाख जो है वो मेरा नेगेटिव बच गया। और चौथे साल में मैंने 60,000 कमाया, तो 40,000 मेरे पास अभी भी नेगेटिव बच गया। और फिफ्थ ईयर में मैंने 50,000 कमाया, तो अब मेरे पास 10,000 पॉजिटिव आ गया। ठीक है। तो अब मुझे निकालना है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालने के लिए मैं ईयर्स गिनूंगा, 1, 2, 3 और 4। तो पे बैक आ गया मेरा यहाँ पे 4 ईयर्स। 4 ईयर्स। और अब मंथ्स निकालने के लिए मैं फॉर्मूला निकालूंगा। तो मंथ्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड जो कि 40,000 है, अपॉन अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर वाला है ना। तो जिस साल पॉजिटिव हो गया उसके ऊपर वाला अमाउंट जो है वो आपका अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो सर अमाउंट ये रिक्वायर्ड 180 क्या, नहीं होगा? क्या। 180 नहीं होगा ईयर 1 का? क्यूमुलेटिव वाला, 300 माइनस 120। सिर्फ मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग ही कैलकुलेट करके बताते रहे मुझे, तो उससे ज्यादा जल्दी होता रहेगा सवाल। लेकिन आप लोग भी माशाल्लाह से खामोश बैठे हैं। कितना है ये, 180,000। फिर 1 लाख आपका आया तो 80,000 आपका नेगेटिव आ गया।
फिर 80,000 आपका नेगेटिव जो है तीसरे साल में जो है वो 80,000 आपने रिकवर करा, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब आपने ब्रेक इवन कर दिया। और फोर्थ ईयर में फिर आप 60,000 पॉजिटिव हो जाएंगे। सही है। और फिफ्थ ईयर में जो है वो आपके पास 1,10,000 पॉजिटिव का कैश फ्लो आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको सिंपली जो है वो ईयर्स कैलकुलेट करने होंगे और मंथ नहीं कैलकुलेट करने होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एग्जैक्टली 3 साल के अंदर जो है वो अपनी अमाउंट रिकवर कर ली है। 1 साल, 2 साल और तीसरे साल में आपने अमाउंट अपना रिकवर कर लिया, तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो होगा टोटल 3 इयर्स का, 3 इयर्स एंड 0 मंथ्स। तो मंथ्स आप लिखेंगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट बी का निकालें, प्रोजेक्ट बी का कितना आ रहा है? जरा बी का निकाल के आप बताएं, सीसीएफ बनाएं बी का, और सिंपली आप जो है वो कैलकुलेट करें। हमजा कितना आ रहा है? हमजा, हानिया, आप लोग निकालो जल्दी। हसन ने निकाल लिया है शायद। हसन, यही आंसर है तुम्हारा? जी सर। वो आपने वो एक फॉर्मूला बताया था पीछे, मंथ्स का अमाउंट रिक्वायर। अमाउंट रिक्वायर्ड अपॉन अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा जी। तो पे बैक पीरियड 3 ईयर और 6 मंथ्स आ गया आपका। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पे बैक पीरियड अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। तो जरा बताएं मुझे, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट ए में या प्रोजेक्ट बी में? प्रोजेक्ट ए में। प्रोजेक्ट ए में क्यों? क्योंकि ज्यादा जल्दी ये क्योंकि आपको रिटर्न दे रहा है। तो ये सिंपली आपका पे बैक पीरियड आ गया। समझ में आ गई बात? कोई मसला इसमें? नहीं सर, क्लियर है। ऑलराइट। अब हम लोग दूसरी टेक्निक पढ़ते हैं, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। और ARR बस बेसिकली आपको बता दें कि परसेंटेज रिटर्न कितना मिला है आपको एक इन्वेस्टमेंट से, मतलब कितना आपने कमाया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 3 लाख रुपए लगाए या 1 लाख रुपए लगाए और मैंने हर साल 20,000 रुपए कमाए, तो मैंने कितना रेट ऑफ रिटर्न है मेरा? 20%। सही है। तो परसेंटेज रिटर्न कितना है मेरा? 20%। 1 लाख रुपए लगा के 20,000 कमा रहा हूँ, तो मेरा परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यही बताते हैं कि कितना परसेंट आपका रेट ऑफ रिटर्न है। अब इसके सवाल किस तरीके से आते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे है? अब सवाल जो है वो सेम आपको इसी तरीके का आएगा, कैश फ्लो बना हुआ होगा, ईयर होगा, प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए का मैं निकालूंगा, प्रोजेक्ट बी का आप निकालेंगे, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। ईयर 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5। इन्वेस्टमेंट थी 300,000, 300,000। रिटर्न आपका 1,20,000 था। यहाँ पे आपका जो है वो रिटर्न था 150। रिटर्न दूसरे साल में बल्कि यार वही पीछे वाला ही सवाल लेते ना। पीछे वाले सवाल में 1 लाख था ना, 100,000। फिर 1 लाख आपका दूसरे साल में था, और दूसरे साल में आपका ये 80,000 था। फिर तीसरे साल में जो है वो आपका था 80,000। 60,000 यहाँ पे रिटर्न था। फिर 60,000 यहाँ पे रिटर्न आया। फिर आपका 60,000 के बाद 1,20,000 और 1 लाख, 1,20,000 और 1 लाख, और यहाँ पे 50,000। अब प्रोजेक्ट ए का ARR कैलकुलेट करना है मुझे। तो ARR कैलकुलेट करने के 4 स्टेप्स होते हैं। ARR कैलकुलेट करने के 4 स्टेप्स होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आपको ये सवाल दिया हुआ है कैश फ्लो, और नीचे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि ईयर 5 द कैश फ्लो
5 cash flow includes a residual value of 30,000। मतलब ये जो 50,000 है ना, इसके अंदर 30,000 मिले हैं और इस 1 लाख में भी 30,000 मिले हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब ये स्टेटमेंट से आगे हम करेंगे क्या, ये देखते हैं। तो स्टेप 1 टू कैलकुलेट ARR, स्टेप 1 इज टू add all positive cash flows, add all positive cash flows। मतलब कि ये सारे जो आपके कैश फ्लोज हैं, ये सारे पॉजिटिव कैश फ्लो, इनको आप ऐड कर लें, इनको आप ऐड कर लें। तो 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000, कितना आ जाएगा आपका? 2 20, 3 और 3 60 और 4 10, तो 4,10,000 आपका टोटल आ गया ऑफ ऑल द पॉजिटिव कैश फ्लोज। स्टेप 2 में सब्ट्रैक्ट द टोटल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो टोटल को इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, दैट इज 4,10,000 को हम 3 लाख में से माइनस करेंगे, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 1,10,000। ये हो गया आपका स्टेप 2। अब स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1,10,000 को डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5, 22,000। और स्टेप 4 में हम लोग फॉर्मूला पुट इन करेंगे ARR का, दैट इज ARR इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। ये जो आया ना, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट प्लस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2। तो जरा एवरेज इन्वेस्टमेंट बताएं मुझे कितनी आ रही है? 3 लाख प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2 कितना है? 1,65,000। 1,65,000 आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। एवरेज प्रॉफिट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 22,000, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो क्या आंसर आ रहा है आपका? 22,000 डिवाइडेड बाय 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 13.33। मतलब 13.3% आ गया ये आपका। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि भाई द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 13.3%। मतलब हर साल ये जो प्रोजेक्ट है हमें 13% के लगभग आसपास कमा के देगा। अब जरा प्रोजेक्ट बी निकालें आप लोग। प्रोजेक्ट बी का ARR कितना आ रहा है? तो
प्रोजेक्ट बी का ARR आ रहा है, द ARR ऑफ प्रोजेक्ट बी इस अंदर कितना है 16.96%, 16.96%। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ARR के हिसाब से लूं, तो ARR के हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट किस में होगी, प्रोजेक्ट ए में, प्रोजेक्ट बी में? प्रोजेक्ट बी में होगी। क्यों? क्योंकि सर आपकी प्रोजेक्ट बी आवाज में हमारा जो रिटर्न है वो ज्यादा है। सही है, हमारे प्रोजेक्ट बी में रिटर्न ज्यादा है, तो दिस इज आवर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कोई मसला इसमें किसी को क्लियर है? अब चलते हैं आगे टूवर्ड्स द थर्ड टेक्निक। और थर्ड टेक्निक से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग का अब मेरे सामने, मैं आपके सामने 2013 और 2023 इन दोनों ईयर्स में 1 लाख रुपीज आपके पास थे, और 2023 में भी 1 लाख रुपए। अब मुझे ये बताएं कि दोनों 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? दोनों 1 लाख रुपए जो है वो अपने दौर में 1 1 लाख रुपए हैं। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि यार 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो कौन से साल वाले 1 लाख रुपए की ज्यादा है, तो कौन से साल वाले की 1 लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा है, मतलब 1 लाख रुपए से वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा चीजें खरीद सकते थे आप। तो आज के दौर के जो 1 लाख हैं वो ज्यादा वैल्यू रखते हैं, या 10 साल पहले जो 2013 में 1 लाख थे वो ज्यादा वैल्यू रखते हैं? 2013 वाले। तो 2013 वाले की वैल्यू हायर होगी और 2023 वाले की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि 2013 वाले 1 लाख से आप मोर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते थे, और आज के 1 लाख से आप इतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकते। और ये सारा जो चेंज आया है, दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेशन। आपने अक्सर अपने दादाओं को बात कहा होगा कि भाई हम सिर्फ 1 रुपया लेके जाते थे स्कूल, और 1 रुपया जो है वो हम इतने इतने, इसमें समोसा भी आता था, इसमें ये भी आता था, इसमें घर का किराया भी होता था, वापस आने का, ये सारी चीजें होती थी 1 रुपए के अंदर। और आज का 1 रुपया, आज अगर देखा जाए तो आज वो 1 रुपए की कोई औकात ही नहीं है। मतलब 1 रुपया आपको कोई आप कोई चीज लेने जाओ, अगर आपका 1 रुपया बच भी रहा होगा, वो आपको 1 रुपया देगा भी नहीं, और ना ही आप 1 रुपया लेंगे। इवन 2 रुपए नहीं लेंगे आप। ठीक है? तो जो आज से मतलब 50 साल पहले 1 रुपए की वर्थ थी, वो आज जो है वो 1 रुपए की वर्थ खत्म हो गई है। सही है? तो बेसिकली जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो हमारे जो कैश फ्लोज हैं उनकी वैल्यूज कम होना शुरू हो जाती है, मतलब पैसों की कीमत गिरना शुरू हो जाती है। पैसों की कीमत गिरना शुरू हो जाती है। तो अब इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि यार ये जो कैश फ्लोज हम लोग लिखते हैं अपने सामने, कि भाई हमारे हर एक प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो होता है, भाई ईयर है 0 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल ईयर 0 है 2023, ईयर 1 है 2024, ईयर 2 है 2025, और ईयर 3 है 2026। अब अगर मैं अपने कैश फ्लोज लिखूं, तो भाई ईयर 0, आज जिस दिन मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं पर, और 2024 में मुझे जो रिटर्न मिलेगा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, वो मिलेगा 50,000 का। फिर ईयर 2 में मुझे मिलेगा 40,000 का, और ईयर 3 में मुझे मिलेगा 30,000 का। ठीक है? ये मैंने अज्यूम कर लिया। लेकिन आज अगर 1 लाख रुपए ये जो मैंने इन्वेस्ट करे प्रोजेक्ट में, मैं अगर ये किसी बैंक में रखूं, तो इस बैंक में रखने से मुझे रिटर्न्स मिलेंगे कुछ। सही है? लेट्स सपोज मुझे हर महीने 10% इंटरेस्ट मिलेगा बैंक में रखना आने के। तो इसका मतलब क्या है
कि आज अगर मैं, सही है, इन्वेस्ट नहीं करता पैसे और बैंक में रखता, मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो मुझे ये 10% इंटरेस्ट अब नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है। सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो 1 साल बाद जो ये मुझे 50,000 कमा के दे रहा है प्रोजेक्ट, ये आज की तारीख में 50,000 तो नहीं होंगे, ये आज की तारीख में 50,000 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल जब गुजर गया तो पैसे ने अपनी वर्थ खो दी। तो अब 1 साल बाद मतलब 2024 ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो पैसे ने जब अपनी वर्थ खो दी ड्यू टू इन्फ्लेशन, दैट मीन्स कि 2024 में जो 50,000 आपने कमाए हैं, अगर वो आज की वैल्यू में कन्वर्ट करें आप उसको, तो वो 50,000 नहीं बल्कि वो कम से कम 44,000 होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे पैसा अपनी वैल्यू गिराता जाता है। तो 50,000 जो आपने कमाए 1 साल बाद, वो आज की वैल्यू में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 44,000। देखिए, हम लोग जब वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ मनी में हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं और फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ईयर जीरो की वैल्यू, जो आज की वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू मतलब ईयर जीरो के बाद, ईयर जीरो के बाद। तो ये जो 50,000 है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है। आपको इस फ्यूचर वैल्यू को किस पे लाना है? प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है। और प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए, दैट मीन्स ये 44,000 पे लाने के लिए आप इसको डिस्काउंट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग करते हैं इसकी। सही है। अब डिस्काउंटिंग क्या है और ये सारी चीजें कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का इसलिए है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है। अब आपके जो एग्जामिनर है, सही है, वो जो है वो डिस्काउंटिंग करवाते हैं आपसे, और डिस्काउंटिंग करवाने में आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए होंगे। ये ईयर दिया हुआ है, 6% वाला दिया हुआ होगा, 8% वाला दिया हुआ होगा, 10% या 12%, उसके ये रेट्स गिवन होंगे आपको। नॉट मोर देन 6 ईयर, 7वें साल का आपको कभी नहीं आएगा। 16% पे भी दिया हुआ होगा और 20% भी दिया होगा। सही है। और सर आपको ये बोलेगा बैंक कि भाई एग्जाम्स इतने में साल में जो है वो ये डिस्काउंट हो रहे हैं, इतने परसेंट डिस्काउंट हो रहे हैं। तो और डिस्काउंट फैक्टर्स भी गिवन होंगे आपको, ये भी गिवन होगा 0.91, 0.83, ये भी गिवन होगा। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सही है। तो अब जरा कैलकुलेशन इसकी देखते हैं। अच्छा, अब डिस्काउंटिंग में जो टेक्निक आपकी इस्तेमाल होती है वो होती है सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको डिस्काउंटिंग करने के बाद जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करनी है सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि भाई एआरआर निकालो, आपको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको वही कैश फ्लो इस्तेमाल करने हैं जो गिवन है सवाल में। अगर आपको सवाल में बोलता है भाई पे बैक पीरियड निकालो, तो वही वाले कैश फ्लो जो सवाल में गिवन है वही निकाल है, उसी की मदद से आप कैलकुलेट करें। अगर वो आपको सवाल में बोलता है कि भाई आप जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर आपको जो है वो डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करने के बाद आपको एनपीवी निकालना है। लेट्स सपोज एक सवाल है कि एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट $300,000 and its annual cash flows for 5 years were estimated to be as follows। ईयर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है। ईयर जीरो है, कैश फ्लो आपने 3 लाख रुपए लगाए। ईयर वन है, आपको रिटर्न मिला 1,20,000 का। ईयर टू है, आपको रिटर्न मिला
1 लाख का। ईयर 3 है, आपको रिटर्न मिला 80,000 का। ईयर 4 है, आपको रिटर्न मिला 60,000 का। और ईयर 5 है, आपको रिटर्न मिला 40,000 का। ठीक है, तो ये आपके रिटर्न्स थे। ये इसको मैं 50,000 कर दूं। ये आपके रिटर्न्स गिवन थे आपको। सही है। और उसने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई थी सवाल में एग्जामिनर ने कि ऑल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। ऑल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट 10% डिस्काउंट फैक्टर। कैलकुलेट द एनपीवी। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट एनपीवी। कैसे निकालेंगे हम एनपीवी? तो एनपीवी निकालने का सिंपल तरीका क्या है? अच्छा, 10% वाले जो कैश फ्लोज है हम कहाँ से देखेंगे? हम बुक में से देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी हमें जो है वो कैश फ्लो निकाल के देगा। कैश मतलब ये आपको जो है वो अपना एस्टिमेटेड जो है वो आपके 10% वाले ये जो रेट्स हैं ये आपको देगा एग्जामिनर। तो आप लोगों ने जो है वो सिंपली देख के जो है वो उसको इनपुट करना है। 0.91, 0.83, 0.75। अब 10% वाला है, 10% वाले नीचे में जितने भी उसके रिटर्न है वो देखूंगा। तो ये 0.91 है डिस्काउंट फैक्टर, 0.83 है, 0.75 है, 0.68 है, 0.62 है और 0.56 है। तो अब आ जाते हैं जरा हम लोग सवाल पे। तो ईयर दिया हुआ है। यूज करते। क्या हुआ? क्या सवाल है? इसका एक फॉर्मूला था ना, 1/1 प्लस। हाँ, लेकिन फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर्मूला आपका बिल्कुल, आप फॉर्मूले से जो है वो डिस्काउंट फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है आपको, इसलिए कैश फ्लो वो डिस्काउंट फैक्टर गिवन में होगा, गिवन दिया हुआ होगा। निकालना नहीं होगा आपको, कभी भी इसने निकालने का नहीं बोला है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है ही नहीं। वरना आराम से डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला भी है। 80,000, 60,000, 50,000। अब आपको डिस्काउंट फैक्टर यूज करना है 10% वाला, और 10% वाला डिस्काउंट फैक्टर लगा के आपको निकालने डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्या निकालने? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हमारे 10% वाले कैश फ्लो। अच्छा, ईयर जीरो में जो है, ईयर जीरो में हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, क्योंकि आज की जो वैल्यू है वो आज की वैल्यू रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोग डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं 1। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख जो है वो आपका पहले साल का डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया, ईयर जीरो का, सॉरी। अब आ जाते हैं 10% वाले में। 0.91 है और 0.83 है और 0.75 है। सही है, तो 0.91 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले साल के कैश फ्लो को 0.91 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले कैश फ्लो साल के कैश फ्लो को 0.83 के बने। तो ये तो 0.83 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। 0.83 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरे साल का जो है वो है 0.75। तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद है 0.68, 0.68 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है 0.62, तो 0.62 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा मुझे आंसर्स बता दो जरा, मल्टीप्लाई करके पहले साल में कितना आ रहा है? 120,000 मल्टीप्लाई पर 0.91 करो, कितना आ रहा है? हेलो? 109, 200। अच्छा, फिर 1 लाख को मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगा तकरीबन 83,000। फिर 80,000 को मल्टीप्लाई करो 0.75 से। 8 5 48 7 56 57 58 59।
ये आ जाएगा 60,000। फिर 60,000 को मल्टीप्लाई करो 0.68 से, तो ये आ जाएगा तकरीबन 68 48 36 40,800। और उसके बाद जो है वो आपका 31,000। तो ये आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए। ठीक है, ये आपने जो है वो डिस्काउंटिंग करके कैश फ्लोज निकाल लिए। अब सिंपली एनपीवी निकालने का क्या है? एनपीवी निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप सारे ऐड करो पॉजिटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड माइनस इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो आपका एनपीवी आ जाएगा सिंपल। तो मतलब ये जितने भी पॉजिटिव कैश फ्लो इनको ऐड करो, तो 1,09,200 सारे ऐड करो। 23,200, 2,32,000, ये क्या आसान, ये क्या है? नहीं, इसको ऐड करो ना सबको। अच्छा, एनपीवी निकाला तुम, ऐड करके ये टोटल तो बताओ मुझे। 1,09,200 प्लस 83,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 31,000, 3,23,200। 3,23,200। 3,23,200 माइनस करेंगे हम इसमें से 3 लाख, जो कि इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा एनपीवी आ जाएगा 23,200। तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, द हायर द एनपीवी द बेटर द प्रोजेक्ट इज। तो अगर आपके सामने दो प्रोजेक्ट हैं, तो जिस प्रोजेक्ट के भी ज्यादा हायर एनपीवी आती है, आप हमेशा वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये तीन आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं टू डिसाइड वेदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अब यही सवाल एक स्पेसिमेन में आया हुआ है, तो जरा मैं स्पेसिमेन पेपर आप लोग को जो है वो करवा दूं। एक स्क्रीन नजर आ रही है? यूजिंग द टेबल 1, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। पेबैक पीरियड निकालना है आपको, 1 मार्क मिलेगा इसका। यूजिंग द टेबल 1 डेटा, कैलकुलेट एनपीवी फॉर द प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्ट। तो 3 मार्क इसके हैं, 4 मार्क की कैलकुलेशन है। तो जरा केस स्टडी देख लेते हैं। ये इंसर्ट है आपका, और ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है 8% वाले निकाल के, आपको सिंपली पे बैक पीरियड निकालना है और डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। तो पहले पे बैक की कैलकुलेशन या वर्किंग कर लेता हूं मैं। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है नजर? जी सर अब आ रही है। तो अब यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, और सवाल आपका है कि आपको पे बैक पीरियड निकालना है और एनपीवी निकालना है। सही है। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें पहले सीसीएफ बनाना होता है। तो मैं इसका सीसीएफ बनाऊंगा और फिर कैलकुलेट कर लूंगा। अभी मुझे डिस्काउंट नहीं करना, क्योंकि मुझे पे बैक निकालने के लिए डिस्काउंटिंग नहीं करनी। मुझे सिंपल सीसीएफ बनाना है बाय यूजिंग ओनली दीज कैश फ्लोज। तो 2.5 है पहले साल में, 2.5 नेगेटिव है। पहले साल में 0.5 रिकवर हो गया तो 2 बचा नेगेटिव में। फिर 0.8 रिकवर हो गया तो 0.2 बचा, सॉरी 1.2 बचेगा।
1.2 नेगेटिव में बचा हुआ है हमारे पास। फिर 1.2 रिकवर हो गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो सिंपली अब हम ईयर्स कैलकुलेट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो आपका पे बैक इज 3 years। ठीक है। फिर उसके बाद यूजिंग द डेटा इन टेबल 1 कैलकुलेट एनपीवी। अब एनपीवी निकालते हैं। अब एनपीवी निकालने के लिए ये सीसीएफ निकाल के पे बैक पीरियड समझ में आ गया? हाँ हमजा, हानिया, हसन। जी सर आ गया। ऑलराइट। अब हम लोग निकालते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, क्योंकि हमें एनपीवी निकालना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालने के लिए मैं पहले साल 2.51 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कॉलम्स को, सारे रोज को। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 2.5 नेगेटिव। फिर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.93, कितना आंसर आ रहा है जरा मुझे कैलकुलेट करके बताते रहे। 0.465 0.425। 456 फिर उसके बाद 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.86 करो, कितना आ जाएगा? सर ये 0.465 है 65 0.465 है। 0.465। अब नेक्स्ट निकालो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.86, कितना आ गया? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.86 कितना आ गया? माइक खोल के जरा बोल दो यार, जल्दी जल्दी। 0.688 0.688। फिर उसके बाद 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.79, 0.948 0.948। फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.74, 1.11 सर 1.11। 1.11। फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.68, 1.02 1.02। तो ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो है। सही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, ऐड ऑल दी पॉजिटिव कैश फ्लोज एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो एनपीवी आ जाएगा। तो कितना आएगा एनपीवी आपका? तो 0.465 प्लस 0.686 प्लस 0.948 प्लस 1.11 और 1.02, 1.102 और 1.11, टोटल कितना आ रहा है आपका? 4.23 ये टोटल आ गया इसका 4.23। और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2.5। माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.73 1.73। 73 तो ये आपका एनपीवी आ गया। तो इस तरीके से एनपीवी आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो स्पेसिमेन पेपर में भी आया हुआ ये है, तो इस साल मेरे ख्याल से एआरआर वगैरह आ सकता है। ठीक है, इसने पेबैक दिया हुआ है और एनपीवी दिया हुआ है, तो शायद एआरआर दे दे या एनपीवी भी दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आता है सवाल ना, काफी। तो आई होप ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आप लोग को समझ में आ गई हो। कोई मसला इसमें? अच्छा जी। तो ये आपका एआरआर है, और इसके साथ फिर हम लोग अब इसकी थोड़ी थियरी कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। इट इज एन क्विक एंड इजी मेथड टू कैलकुलेट द रिजल्ट्स आर इजीली अंडरस्टूड बाय मैनेजर्स। डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट मेजर द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। पेबैक मेथड आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, सिर्फ बताता है कितने अरसे में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई।
और it does not consider the timing of the cash flow during the payback period। सही है, तो कैश फ्लो कब आया, कौन से महीने में आया, ये नहीं बताता। सही है, और बेसिकली आपका जो है वो टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो भी नहीं कंसिडर करता, मतलब डिस्काउंटिंग नहीं करता। फिर इट यूजेस ऑल द कैश फ्लोज, एआरआर जो है वो अनलाइक पेबैक सारे कैश फ्लोज ऐड अप होते हैं टुगेदर। फिर इट फोकसेस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी विच इज द सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ मेनी बिजनेस डिसीजन। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे ये ज्यादा फोकस करता है। तो ये जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है हमेशा। फिर एज ऑल कैश इनफ्लोज आर इंक्लूडेड, द लेटर कैश फ्लोज विच आर लेस लाइकली टू बी एक्यूरेट आर। तो इसमें यह मसला आता है कि सारे कैश फ्लो इंक्लूड करते हैं, तो जो लेटर ऑन जो कैश फ्लो है ना, मतलब आज से 3 साल बाद 4 साल बाद, उसकी फोरकास्टिंग इनअप्रोप्रिएट होती है या इनएक्यूरेट होती है। तो उसको भी आप कैलकुलेशन में कंसिडर करते हो तो आपका आंसर थोड़ा जो है वो इनएक्यूरेट आ सकता है। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड, इसमें भी आपकी डिस्काउंटिंग नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं कर रहे होते, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप इग्नोर कर रहे होते हो। एनपीवी का फायदा क्या है, इट कंसिडर्स बोथ द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो एंड अराइविंग एट एन अप्रेजल। और दूसरा पॉइंट है इसका कि द रेट ऑफ डिस्काउंट कैन बी वेरी टू अलाउ इकोनॉमिक डिफरेंट इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपका जो रेट ऑफ डिस्काउंट है ना, वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सेट होता है। कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उस हिसाब से। तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट कम है तो डिस्काउंट रेट कम होगा। फिर इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड मेक्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी इनटू अकाउंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब डिस्काउंटिंग भी आप जो है वो कैश फ्लोज को कर रहे होते हो, तो आपको ये सारी चीजें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वैल्यू ऑफ मनी जो लूज हो रही है, वो भी कंसिडर करता है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट। सही है, और वो मैनेजर्स जिनको बिल्कुल भी नंबर नॉलेज नहीं है या नंबर के बारे में नहीं पता होता, तो उनके लिए तो काफी मुश्किल ये है चीज समझना। The final result depend on the rate of discount use। तो रेट ऑफ डिस्काउंट जो इस्तेमाल कर रहा है वो काफी इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है। फिर एनपीवीज कैन बी कंपेयर्ड विद अदर प्रोजेक्ट बट ओनली इफ द लिमिटेड इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इज सेम। तो एनपीवी मेजर करने के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स की आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मतलब 3 लाख रुपए जो हम दोनों प्रोजेक्ट में लगा रहे थे, वो 3 लाख रुपए सेम होना चाहिए। तो ये अगर आप दो एनपीवी मेथड को कंपेयर, दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो। फिर उसके बाद अच्छा भी है, इसमें मैंने आपको मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो भी सिखाया ना, वो सारे मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया, तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ये देख सकते हैं। अब क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है वो क्या इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आ जाता है इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। आपके प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे और लोकल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हम कंसिडर करते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत बुरे हैं, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी आपकी, वो प्रोजेक्ट आपका रुक जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है वो इतने ज्यादा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आप अब मतलब आपको जो है वो जो प्रोजेक्ट है उसका ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, आप जो है वो आराम से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर रिफ्यूजल ऑफ प्लानिंग परमिशन, आपकी लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया आपकी प्लानिंग को, सही है, तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। फिर इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स, आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है वर्कफोर्स पे। इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स इज पॉजिटिव, तो आप प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेगेटिव, तो आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के खुद के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर बिजनेस का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो हर वो प्रोजेक्ट जिसका एआरआर ज्यादा होगा और एनपीवी ज्यादा होगी, आप वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क, आपके जो मैनेजर्स हैं या बिजनेस है वो कितना रिस्क टेकिंग है। सही है, अगर वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, सही है, ज्यादा रिस्क जो है वो केटर कर सकता है, तो वो ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो कम रिस्क लेता है तो वो कम रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो ये आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और ये आपका फिर कंपैरिजन हुआ हुआ है जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको समझाते हुए करा है कि पे बैक एआरआर और एनपीवी में क्या डिफरेंसेस है। तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है आपको पूरा। इसके अंदर मेनली जो है वो कैलकुलेशन आती है और क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, तो दोनों आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज